चकनगर के बाजार में आज भी हमेशा की तरह खूब चहल पहल थी। बाजार के बीचों बीच शेरा की मटन की दुकान थी, जहां से उठने वाली मसालों की खुशबू पूरे बाजार को महका देती थी। दुकान के बाहर एक बड़े कड़ाहे में मटन पक रहा था और शेरा बड़े रौब से कड़छी चला रहा था। वाह शेरा भाई, क्या खुशबू आ रही है तुम्हारी दुकान से। तुम्हारे हाथों में तो जैसे कोई जादू है। जादू तो होगा ही मेरे भाई, यूं ही थोड़ी। आसपास के 10 गांवों में मेरा नाम चलता है। पूरे चटनगर में शेरा के कलाही मटन का कोई तोड़ नहीं है। वो तो है शेरा भाई, जो एक बार तुम्हारी दुकान का मटन खा ले वो जिंदगी भर स्वाद नहीं भूलता। उंगलियां चाटता रह जाता है इंसान। उधर शेरा की दुकान की चकाचौंध से दूर राजू अपनी कच्ची और टूटी फूटी झोपड़ी में उदास बैठा था। उसकी नौकरी छूट चुकी थी और घर में कई दिनों से चूल्हा तक नहीं जला था। उसकी पत्नी राधा रसोई के खाली डिब्बे खंगाल रही थी। डिब्बे तो पूरी तरह खाली पड़े हैं जी, एक मुट्ठी चावल तक नहीं बचा है। अब हम क्या खाएंगे? समझ नहीं आ रहा राधा, नौकरी क्या छूटी, जैसे किस्मत ही साथ छोड़ दी। पेट में चूहे कूद रहे हैं। आप इतना मत सोचिए, भगवान ने चोट दी है तो चुग्गा भी देगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। भूख के मारे बुरा हाल है राधा। अगर शेरा की दुकान से थोड़ी सी ग्रेवी मिल जाती तो सूखी रोटी के साथ ही खा लेता। कम से कम पेट की आग शांत हो जाती। भूख से बेहाल राजू अपनी शर्म छोड़कर शेरा की दुकान पर पहुंच गया। वहां ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ थी और मटन की खुशबू से राजू के मुंह में पानी आ रहा था। वो हिम्मत करके शेरा के पास गया। शेरा भाई, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सुबह से अन्न का एक दाना नहीं खाया है मैंने। तो मैं क्या करूं? कोई लंगर खोल रखा है क्या मैंने यहाँ, जो सबको बांटता फिरूं? जा अपना रास्ता नाप। भाई, थोड़ा सा बचा हुआ मटन या नीचे की सूखी ग्रेवी ही दे दो। तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पर। चल भाग यहाँ से। भिखारियों के लिए मेरी दुकान नहीं खुली है। शक्ल देखिए अपनी, मुफ्त का खाना खाने आ गया। निकल मेरी दुकान के सामने से। सबके सामने हुए इस भयानक अपमान से राजू अंदर तक टूट गया। वो उदास मन से घर लौट आया। अगले दिन सुबह सुबह वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा, ताकि कुछ लकड़ियां काटकर बेच सके और 2 पैसे कमा सके। हे भगवान, कैसी जिंदगी दे दी है तूने मुझे। एक वक्त की रोटी के लिए भी लोगों की गालियां और धक्के खाने पड़ रहे हैं। क्या मैं कभी अपनी किस्मत बदल पाऊंगा? राजू उदास मन से लकड़ी काट ही रहा था कि तभी हवा के झोंके के साथ उसके नाक तक एक बेहद मनमोहक और सौंधी खुशबू पहुंची। खुशबू इतनी तेज थी कि राजू ने काम रोक दिया और वहीं खड़ा होकर उस खुशबू को महसूस करने लगा। अरे वाह, ये कैसी खुशबू है? मसालों और ताजी मिट्टी की महक। इस घने और सुनसान जंगल में इतना बढ़िया खाना कौन बना रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। खुशबू का पीछा करते हुए राजू जंगल के बीच एक पुरानी सी झोपड़ी के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक बुजुर्ग वन बाबा जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें साल के बड़े बड़े पत्ते और गरम पत्थर डालकर कुछ पका रहे हैं। जमीन के अंदर गड्ढे में खाना? ये तो पकाने का बड़ा ही अजीब तरीका है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। अरे बेटा, क्या देख रहा है? डर मत, इधर पास आजा मेरे। बाबा के बुलाने पर राजू हिम्मत जुटाकर उनके पास पहुंचा और चुपचाप खड़ा हो गया। बाबा, मैं तो बस वो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी जंगल में, तो यहाँ तक खींचा चला आया। शक्ल से ही तू बहुत भूखा लग रहा है बेटा। आ बैठ यहाँ, मेरा आदिवासी मटन तैयार है, इसे खाकर देख। बाबा ने जैसे ही गड्ढे से मटन निकाला, खुशबू और तेज हो गई। राजू ने जैसे ही पहला निवाला खाया, वो स्वाद के जादू में खो गया। उसने बाबा से इस अनोखे मटन का राज पूछा। बाबा, ये तो जादू है। मैंने ऐसा मटन कभी नहीं खाया। शेरा का कड़ाही मटन भी इसके सामने फीका है। ये आपने कैसे बनाया? ये जंगल का तरीका है बेटा। जमीन का गड्ढा, साल के पत्तों की महक और गरम पत्थरों की आंच, यही इस आदिवासी मटन का असली राज। राजू ने पेट भरकर आदिवासी मटन खाया, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी। बाबा, ये मटन तो अमृत जैसा है।
पर ये गर्म पत्थरों के साथ अंदर जाकर भी जलता क्यों नहीं है? यही जंगल का जादू है बेटा। साल के पत्तों की नमी मटन को जलने नहीं देती और पत्थरों की आंच इसे धीरे धीरे पकाकर स्वाद बढ़ा देती है। बाबा, क्या मैं आपकी ये विधि सीख सकता हूँ? मैं इसे अपने गांव के बाजार में बनाकर बेचना चाहता हूँ। शायद मेरे घर की गरीबी दूर हो जाए और मेरी पत्नी को 2 वक्त की रोटी मिल सके। क्यों नहीं मेरे बच्चे, ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। आज से ही तू मेरा ये तरीका सीख ले, ये जंगल का आशीर्वाद तेरे बहुत काम आएगा। अगले दिन सुबह सुबह राजू चटनगर के बाजार पहुंच गया। उसने शेरा की मटन शॉप के ठीक सामने वाली खाली जगह चुनी। वहां उसने कोई ठेला या तंबू नहीं लगाया, बल्कि सीधा जमीन पर कुदाल से गड्ढा खोदने लगा। बाजार के लोग उसे बड़ी हैरानी से देखने लगे। अरे राजू भाई, ये बीच बाजार में गड्ढा क्यों खोद रहे हो? कोई गड़ा हुआ खजाना ढूंढ रहे हो क्या यहाँ? खजाना ही समझ लो काका। आज चटनगर वालों को जमीन से निकला एक ऐसा खजाना खिलाऊंगा जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। थोड़ी दूर खड़ा शीरा भी उसे गौर से देख रहा था। अरे ओ कंगले, कल तक भीख मांग रहा था, आज मटन बेचेगा? नमक खरीदने के भी पैसे हैं तेरे पास? वक्त वक्त की बात है शेरा भाई। शाम तक आपको खुद पता चल जाएगा कि इस गड्ढे में क्या पक रहा है। दोपहर हो चुकी थी। राजू ने गड्ढे में मटन, साल के पत्ते और गरम पत्थर डालकर उसे ऊपर से मिट्टी से ढक दिया था। जैसे ही पकने का समय पूरा हुआ, राजू ने गड्ढा खोलकर पत्तों की पोटली बाहर निकाली। पोटली खुलते ही एक ऐसी जादुई और सौंधी खुशबू उठी जो पूरे बाजार में फैल गई। अरे बाप रे, ये कैसी लाजवाब खुशबू है। शेरा की दुकान से तो आज तक ऐसी महक कभी नहीं आई। चक्कर देखो भाइयों, असली आदिवासी मटन। ना तेल, ना भारी मसाले, सिर्फ जंगल का सौंधा और असली स्वाद। वाह राजू वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा मटन तो राजा महाराजाओं ने भी नहीं खाया होगा। एक काम कर, जल्दी से एक प्लेट लगा दे। राजू के आदिवासी मटन की खुशबू और स्वाद ने पूरे बाजार को अपनी ओर खींच लिया। देखते ही देखते सारी भीड़ उसकी तरफ उमड़ पड़ी और शेरा की दुकान सूनी रह गई। काउंटर पर खड़ा शेरा बस जलता हुआ ये सब देखता रह गया। ये कल का भिखारी आज मेरा धंधा चौपट कर रहा है। मेरी दुकान खाली पड़ी है और लोग उस मिट्टी के गड्ढे पर पागलों की तरह टूट पड़े हैं। आखिर इस मटन में ऐसा क्या खास है? उस दिन राजू का सारा मटन पलक झपकते ही बिक गया। रात को जब राजू घर लौटा तो उसकी चाल में एक गजब का आत्मविश्वास था। राधा, देख मैं क्या लाया हूँ। आज हमारे सारे दुख दूर हो गए। हे भगवान, इतने सारे पैसे! राजू जी, ये सब कैसे हुआ? कहीं आपने कोई गलत काम तो नहीं कर लिया? अरे नहीं पगली, ये हमारी मेहनत और जंगल वाले वन बाबा के आदिवासी मटन का कमाल है। आज हमारा सारा मटन हाथों हाथ बिक गया। अब हमें जिंदगी में कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आपने तो हमारी दुनिया ही बदल दी। हाँ राधा, और शुक्र है उन वन बाबा का जिन्होंने मुझे ये जादुई तरीका सिखाया। बाबा, आपका ये कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। कुछ ही दिनों में शेरा की भीड़ वाली दुकान पर सन्नाटा छा गया। वो उदास बैठा था। तभी उसका एक पुराना ग्राहक राजू के यहाँ से मटन खाकर डकार मारता हुआ गुजरा। क्या बात है शेरा भाई, आज तो दुकान पर एक कुत्ता भी नहीं फटक रहा। कभी कहा करते थे कि चटनगर में मटन का मतलब सिर्फ शेरा है। तुम अपना काम करो काका। आज लोगों की जीभ खराब हो गई है, कल फिर मेरे कढ़ाई मटन पर ही टूटेंगे। भूल जाओ शेरा भाई, राजू के आदिवासी मटन के आगे तुम्हारा मटन एकदम फीका है। अब तुम्हारा धंधा नहीं चलने वाला। ग्राहक की बात शेरा के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसे समझ आ गया था कि उसका घमंड अब टूट चुका है। हार मानकर शेरा अपनी दुकान से उतरा और राजू के पास गया। अरे राजू भाई, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। क्या जादू कर दिया तुमने मटन में? जरा अपने इस बड़े भाई को भी वो आदिवासी मटन का सीक्रेट बता दो यार। शेरा को देखते ही राजू को वो दिन याद आ गया जब शेरा ने उसे धक्के मारकर निकाला था। शेरा भाई,
आपने मुझे अपनी दुकान से धक्के मारकर निकाला था, याद है? लेकिन मैं आपकी तरह पत्थर दिल नहीं हूं। अरे भाई, उस दिन मेरी अकल घास चरने गई थी, मुझे अपना राज बता दे। राज कुछ खास नहीं है शीरा भाई, बस मटन को उबालते समय उसमें खूब सारे नीम और बबूल के पत्ते डाल दो, सारा स्वाद उसी का है। शेरा खुशी खुशी अपनी दुकान पर गया और राजू की बात मानकर मटन के बड़े कड़ाहे में ढेर सारे नीम और बबूल के पत्ते डालकर उसे उबाल दिया। थोड़ी देर बाद कुछ भटके हुए ग्राहक शेरा की दुकान पर आए। शेरा भाई, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से एक प्लेट मटन लगा दो। आज मैंने एकदम खास आदिवासी मटन बनाया है बाबूजी, ये लो, खाकर मजा आ जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मटन मुंह में रखा, करवाहट से उनका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया। थू थू, अरे ये क्या खिला दिया शेरा? ये मटन है या कोई कड़वा जहर? पूरा मुंह कड़वा हो गया। अरे नहीं भाई, ये तो नया आदिवासी मटन है, इसमें नीम और बबूल का असली स्वाद है। हमें बेवकूफ समझता है क्या? तेरे इस कड़वे जहर से तो इंसान बीमार पड़ जाए। चल भाई यहाँ से, इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है। ग्राहकों ने उसे खरी खोटी सुनाकर वहां से चले गए। शेरा की रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। अब उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि राजू ने उसे बेवकूफ बनाकर अपने अपमान का बदला लिया है। गुस्से से पागल शेरा ने अपनी दुकान का शटर गिरा दिया और शहर जाने वाली बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड की तरफ तेजी से निकल पड़ा। राजू के बच्चे, तूने शीरा से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तूने मेरी बेइज्जती करवाई ना, अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। इतना कहकर शेरा गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बस में चढ़ा और शहर के लिए निकल गया। अगले दिन चटनगर बाजार में राजू के सेटअप पर हमेशा की तरह भारी भीड़ थी। लोग मजे से खाना खा रहे थे। तभी अचानक एक सफेद रंग की कार आकर राजू के पास रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से शेरा के साथ एक सूट बूट और काला चश्मा पहना हुआ आदमी बाहर निकला। यही है वो राजू इंस्पेक्टर साहब, इसी ने पूरे बाजार में गंदगी और बीमारी फैला रखी है। ए राजू, काम बंद कर अपना। क्या हुआ साहब? मैंने क्या किया है? क्या किया है? बिना दुकान के जमीन के गड्ढे में खाना बनाना गैर कानूनी और गंदा है। तुम्हारी वजह से गांव में बीमारियां फैल रही हैं। आज से तुम्हारा ये मटन का धंधा हमेशा के लिए बंद। इंस्पेक्टर की तेज और रौबदार आवाज सुनकर बाजार में सन्नाटा छा गया। जो ग्राहक मजे से मटन खा रहे थे वो भी डरकर पीछे हट गए। इंस्पेक्टर ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। कानून का कोई डर है या नहीं? जमीन में गड्ढा करके धूल मिट्टी में खाना पका रहा है। कल को कोई बीमार पड़ गया तो जब्त करो इसका सारा सामान। साहब मेरी बात तो सुनिए, ये कोई गंदा तरीका नहीं है, ये तो जंगल की बहुत पुरानी और शुद्ध विधि है, इसमें कोई धूल मिट्टी नहीं जाती। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मेरा पेट इसी से पलता है। चुप कर, कानून को मत सिखा कि खाना कैसे बनता है। आज के बाद अगर तूने यहाँ गड्ढा खोदा तो सीधा जेल के अंदर चक्की पीसेगा। चल समेट अपना ये कबाड़। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लाचार सा वहीं खड़ा रह गया और रोने लगा। हे भगवान, मुश्किल से तो घर के हालात सुधरे थे, अब मैं राधा को क्या जवाब दूंगा? हमें फिर से भूखे रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ शेरा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बड़ी दुष्टता से हंस रहा था। क्यों राजू, आ गया मजा? चला था शेरा से पंगा लेने। निकल अब यहाँ से, वरना इंस्पेक्टर तुझे हथकड़ी लगा देगा। राजू हार मानकर अपना सामान समेटने ही वाला था कि तभी बाजार की भीड़ को चीरते हुए गांव के सरपंच जी आगे आए। रुक जाओ राजू, कोई अपना सामान नहीं समेटेगा। और इंस्पेक्टर साहब, जरा अपनी ये फाइल तो दिखाना मुझे, मैं भी तो देखूं कि चटनगर में बिना मुझे बताए कौन सा नया कानून आ गया। उनके साथ कुछ और भी लोग थे। सरपंच जी बहुत ही कड़क मिजाज के और समझदार इंसान थे। अरे आप कौन हैं? मैं शहर से आया हूँ, मैं आपको कोई फाइल क्यों दिखाऊं? आप सरकारी काम में दखल दे रहे हैं। ओए बाबू, जबान संभाल के, हमारे सरपंच जी है ये। सरकारी काम? तुम्हारी ये कांपती हुई आवाज और चेहरे का पसीना ही चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि तुम कितने सरकारी हो। मुझे कानून सिखाएगा तू?
सरपंच जी ने आव देखा न ताव, इंस्पेक्टर के गाल पर एक जोरदार झापड़ रसीद कर दिया। जोरदार थप्पड़ से इंस्पेक्टर का काला चश्मा गिर पड़ा। ये कोई इंस्पेक्टर नहीं है, ये तो शहर का सट्टेबाज मंगा है। पिछले महीने ही जुए के अड्डे से पुलिस से मार खाकर भागा था। मुझे माफ कर दो, शीरा ने मुझे 500 रुपए दिए थे ये सब नाटक करने के लिए, मेरी कोई गलती नहीं है। मंगा की सच्चाई सुनकर सभी हैरान रह गए। तभी अचानक पुलिस की गाड़ी का सायरन गूंजा और कुछ ही पलों में पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत मंगा और शेरा को पकड़ लिया। शेरा की सारी हेकड़ी निकल चुकी थी और वो राजू के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। राजू भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जलन के मारे मैं अंधा हो गया था। बस मुझे जेल जाने से बचा लो। इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट रुकिए। कृपया शेरा को छोड़ दीजिए। मैं इसके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करना चाहता। अरे राजू, तू ये क्या कह रहा है? जिसने तेरा धंधा चौपट करने की साजिश की, तू उसी को बचा रहा है? सरपंच जी, इसे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। यही सबसे बड़ी सजा है। इसे जेल भेजने से आपस की दुश्मनी और बढ़ेगी और मैं गांव में शांति से रहना चाहता हूँ। राजू की ये बात सुनकर बाजार में एकदम सन्नाटा छा गया। शेरा तो शर्म के मारे राजू से अपनी आंखें तक नहीं मिला पा रहा था। शेरा भाई, हम दोनों एक ही गांव के हैं। एक दूसरे की टांग खींचने से सिर्फ अपना ही नुकसान होता है। अगर हम दोनों मिलकर बाजार में मटन बेचेंगे तो सोचो हमारा धंधा कितना बड़ा हो जाएगा। राजू, तुमने आज मेरा दिल जीत लिया। मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं वादा करता हूं, अब से हम दोनों भाई बनकर एक साथ काम करेंगे और कभी बेईमानी नहीं करेंगे। शाबाश राजू, आज तूने साबित कर दिया कि बड़ा इंसान वो नहीं होता जो बदला ले, बल्कि वो होता है जो माफ कर दे। राजू की समझदारी देखकर सरपंच जी और गांव वाले खुशी से तालियां बजाने लगे। पुलिस मंगा को अपनी जीप में डालकर ले गई। उस दिन के बाद चटनगर बाजार में सब कुछ बदल गया। राजू और शेरा की दुश्मनी खत्म हो गई और दोनों एक हो गए। अब दोनों ने मिलकर राजू की ही दुकान में काम करना शुरू कर दिया, जहां राजू का मशहूर आदिवासी मटन और शेरा का मटन एक साथ बिकने लगा। दोनों के साथ आने से दुकान पर ग्राहकों की इतनी भारी भीड़ उमड़ने लगी कि उन्हें दिन भर फुर्सत ही नहीं मिलती थी। दिन भर की कमाई में जो भी मुनाफा होता, दोनों भाई उसे आपस में खुशी खुशी बराबर बांट लेते। राजू की नेकी ने ना सिर्फ उसका धंधा बढ़ाया, बल्कि हमेशा के लिए एक सच्चा दोस्त भी कमा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड और जलन इंसान को हमेशा नीचे गिराते हैं, जबकि मेहनत, ईमानदारी और माफ करने का दिल इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाता है। राजू ने बदला लेने के बजाय माफ करना चुना और यही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।